जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां चलेगा। इससे पहले साथियों, खान सर के बुक से टोटल 6 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर डी ओडिशा में? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम में 7:30 बजे दिया जाता है और इसके बाद एक और क्लास है रात में 8 बजे। तो दोनों क्लास को आपको अटेंड करने हैं। तो देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में है। इस क्षेत्र में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। और सुंदरवन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है पूछा जाता है, तो सुंदरी नामक वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। बताइए, ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वायुमंडल में स्थित ओजोन जो है सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो इसका सही जवाब है परावैंगनी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखिए, वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को ही वायुमंडल कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है और ये 5 परतों में बटा होता है, जिसमें पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला परत है क्षोभ मंडल। उसके ऊपर आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है। चलिए लगाइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? चीन तिब्बत की पठार के जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो। और जैसे ये भारत में प्रवेश करता है तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश से ये नदी असम में आती है और असम में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? फिर से ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, फिर से ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम असम में ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और असम के बाद जैसे ही बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पूछा गया है, आंसर क्या होगा? दिहांग। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। तो किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? तो इसका सही जवाब है तेंदू। ठीक है, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पादप की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। ठीक है, मेघालय में पड़ता है मासिनराम। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। चलिए, ये सब क्वेश्चन कई बार आपको करा चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। ठीक है, और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। चलिए आगे देखिए,
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बताइए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए गुलामी से स्वतंत्रता। अच्छा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। यानी कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 नए भाषाओं को जोड़ा गया है। और कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, ये कई बार आपको बता चुके हैं। इसका आंसर है 8वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। जबकि महाधिवक्ता की बात करें तो ये राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, बाकी तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो किस संशोधन के तहत जीएसटी एक्ट लाया गया था? तो इसका सही जवाब है 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 101वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो याद रखिएगा जापान। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है जापान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अच्छा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है आर्टिकल 21 है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, जो कि देश भर में अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। तो अधिनियम है 2009 का, लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। द्विसदन विधानमंडल का मतलब क्या होता है? जिस राज्य में विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है वही होता है आपका द्विसदन विधानमंडल। और भारत के मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दोनों उपस्थित है। तो इसमें से यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु इसमें से नहीं आएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है तमिलनाडु। बाकी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो तमिलनाडु तो होगा ही नहीं, और जम्मू कश्मीर में पहले था लेकिन इसे हटा दिया गया है। 6 राज्यों में कौन कौन सा है आप लोग लिख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश हो गया, अपना बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ऑप्शन के हिसाब से बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है 1993 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो संविधान का जो मूल दस्तावेज है ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था और उसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, लेकिन नीति आयोग जो आया है 1 जनवरी 2015 को, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? अरविंद पनगड़िया। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, अरविंद पनगड़िया। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो निम्न में से बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? राजस्थान। ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह क्या है? तो यह है सामाजिक समावेश। क्या है? सामाजिक समावेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत कब होती है? इसका सही जवाब है 2015 में। ठीक है, कब होती है? 2015 में। और ये मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हरियाणा के पानीपत से। चलिए आगे देखिए। माल और सेवाएं कर जिसको जीएसटी बोलते हैं, इस पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन। तो संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो ये राज्य है असम। ठीक है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, लेकिन सबसे पहले इसे अपनाया था असम ने। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन केरल। चलिए आगे देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक है कौन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन N.R. नारायण मूर्ति इस पुस्तक के लेखक है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत वाला पूछा गया है, 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 11 नवंबर को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। तो साथियों, किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, इसका सही जवाब है श्रीलंका को। म्यांमार को पहले क्या बोला जाता था, तो बर्मा। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, ज्वार शक्ति, ये दोनों आएगा। तो ए और डी यहाँ पर देख सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी बोला जाता है, जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार शक्ति, सौर ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जबकि कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिज में कौन सा गैस द्रव के रूप में प्रयोग होता है, तो यह है अमोनिया। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्या है, अमोनिया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था। इसका सही जवाब है J.J. थॉमसन के द्वारा। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को आपको बदलना है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो विद्युत ऊर्जा को बदलना है आपको यांत्रिक ऊर्जा में, ये बदलता है कौन, मोटर। कौन बदलता है, मोटर। यहाँ पर देख सकते दिया है विद्युत मोटर। जबकि डायनेमो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है सिलिकॉन का, ठीक है। किसका इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो एक फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, G, ये कांस्टेंट होता है, m1 m2 बटे R स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं F समानुपाती 1 बटे R स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 1 बटे R स्क्वायर आपका आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया है 1 बटे R स्क्वायर। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है, सिल्वर
सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की परत जमा हो जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि जल का जमना, चीनी का पिघलना, लवण का क्रिस्टलीकरण ये सभी भौतिक परिवर्तन है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। तो एसिड रेन जो होता है सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है SO2 और NO2 के कारण एसिड रेन होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है उसमें मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपको कमेंट करके बताना है।